अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 16। टॉपिक है हमारा 9th क्लास बायोलॉजी का एनर्जी बजट ऑफ रिस्पिरेशन। एनर्जी बजट ऑफ रिस्पिरेशन मतलब रिस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से स्टेप्स के अंदर प्रोड्यूस होती है और कितनी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम याद रखें कि हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं लास्ट टाइम में मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन के, वो तीन थे। एक था हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा था क्रेब्स साइकिल, तीसरा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और उन स्टेप्स के अंदर हमने देखा था कि हम जो है NADH और FADH2 प्रोड्यूस होते थे और साथ ही डायरेक्ट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती थी। आज हमने वो कैलकुलेट करना है कि एनर्जी कहां कहां पर और कितनी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हम दो पॉइंट रीड कर लेते हैं। याद रखिएगा, एक जो NADH का मॉलिक्यूल होता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देता है तो एक NADH से 3 ATP प्रोड्यूस हो सकते हैं। दूसरा, एक FADH2 जब अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो उससे 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखते हैं, इसको रीड करते हैं थोड़ा सा। ईच NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 3 ATP इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, एक NADH से 3 ATP प्रोड्यूस होता है। अब दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, एक FADH2 से 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम बात कर रहे हैं NADH की, जो कि प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। अब ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं और ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH है उसमें जो ATP प्रोड्यूस होते हैं NADH से वो 2 प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? अभी तो हमने कहा था कि NADH से तो 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं। एक ATP वहां पर इन्हीं के बेसिकली जब NADH से ATP बनता है 3 ATP, तो उनमें 3 में से एक यूज हो जाता है। तो कैसे यूज होता है वो मैं अगर आपको यहां पर डायग्राम में दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है और किसके अंदर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में। और फिर इन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर और इसको फिर अंदर ले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो ट्रांसपोर्ट होती है ना पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम की, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो यहां पर ATP बेसिकली यूज होती है क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो एक बार एक एसिटाइल कोएंजाइम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ATP, तो यहां पर 2 ATP नेट यूज हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो NADH है बेसिकली वो बेसिकली एक NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है वो 2 ATP प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया? अब हम यहां देख लेते हैं, हमारे पास है कि ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा, जो ग्लूकोज है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होकर क्या बनाना, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल C3H4O2 O3, और यहां पर 2 ATP डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस में 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं प्लस 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। और एक NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है वो कितने ATP प्रोड्यूस कर सकता है? अभी हमने बताया वो उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक NADH 2 ATP जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है, तो 2 NADH कितने प्रोड्यूस करेंगे? 4 ATP। क्यों? क्योंकि जब ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर, तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, इसको फिर कहां डाला जाता है? ये प्रोसेस कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। और इसको अंदर किसके अंदर डालते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डालने के लिए क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एनर्जी यूज हो जाती है। तो बेसिकली 2 मतलब प्रोड्यूस अगर करें तो 6 एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन 2 यूज हो गए, बाकी कितने बचे, 4 ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पायरिक एसिटाइल कोएंजाइम इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद पायरिक एसिड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, तो यहां पर भी 2 NADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, 2 NADH। ठीक हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा बल्कि ठीक है, इसे ऐसे करते हैं, 2 NADH ये आ गया। और अब हमने कहा पायरिक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, यहां तो एक तो कार्बनिक साइड प्रोड्यूस होता है और दूसरा NADH, और 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं, तो 2 NADH कितनी एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, 2 NADH 2 NADH मतलब 6 ATP, जो कि जब पायरिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अब एसिटाइल कोएंजाइम किसके अंदर चलता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर, और क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास जो है वो क्या होता है, 6 NADH प्रोड्यूस होते हैं, 2 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही 2 ATP डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब 6 NADH मतलब क्या होगा इसका, 6 NADH का क्या मतलब होगा, 6 × 3 क्या कहेंगे, 18 ATP। क्लियर। क्योंकि एक NADH से 3 ATP, तो 6 NADH से 18 ATP प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इसी तरह से 2 FADH, एक FADH से 2 ATP, तो या इसको ऐसे यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 2 FADH से कितने ATP प्रोड्यूस होंगे, 4 ATP। क्लियर हो गया। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 4 कितने हो गए, 14 + 4 18, 18 + 18 36। टोटल नेट यील्ड होती है, ये होती है 36 ATP इन व्हेन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। अब याद रखिएगा, ये जो हमने प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, ये प्रोसेस है एरोबिक रिस्पिरेशन, यानी वो रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। दूसरा हमारे पास है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन जो कि बैक्टीरिया के अंदर होती है। अगर हम बैक्टीरिया का सेल देखें तो सिल्क इसके अंदर, क्योंकि मोस्टली जो बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह हैं, इनके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरिक एसिड में, और पायरिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, और सिर्फ हम यही कहेंगे कि क्योंकि अब इसके अंदर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इस वजह से इनके अंदर जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, सिर्फ एनारोबिक। अभी हमारे पास प्रोसेस होता है सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो एक तो ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा, सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में नेट प्रोडक्शन जो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की से जो नेट प्रोडक्शन होती है वो 2 ATP, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं जब हमारे पास ये प्रोसेस होता है। क्लियर। तो दोबारा से मैं वाइंड अप कर देता हूं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज को जब पायरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है तो 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, और 2 NADH से 4 ATP प्रोड्यूस हो गए। दूसरा, जब पायरिक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं तो 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, और 2 NADH मतलब 6 ATP प्रोड्यूस होते हैं। फिर हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम जब क्रेब्स साइकिल में जाता है तो क्रेब्स साइकिल में 6 NADH प्रोड्यूस होते हैं, 6 NADH मतलब 18 ATP प्रोड्यूस होते हैं, प्लस 2 FADH, एक FADH से 2 ATP, तो टोटल
4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, तो हम कैलकुलेट करें तो 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारा था एनर्जी बजट एरोबिक रिस्पिरेशन का। अब ये हमारे पास होगी रिस्पिरेशन का कंप्लीट प्रोसेस हो गया, जो कि हमने डील किया आज एनर्जी बजट ऑफ रिस्पिरेशन। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।